नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज प्रैक्टिस सेट 26 है। और दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये आपके 30 अप्रैल तक प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहेंगे। और उसके बाद में 1 मई से 10 मई तक जो है मॉक टेस्ट के रूप में टेस्ट चलेंगे आपके, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। और 1 घंटे में 150 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे हम। क्या 4 ऑप्शन होंगे विकल्प के रूप में, और सीधा आंसर बताएंगे क्वेश्चन का और आगे बढ़ जाएंगे। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अगर इन प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से कर लेते हो तो मॉक टेस्ट को देने का तभी फ़ायदा होगा, उन्हें पढ़ने का तभी फ़ायदा होगा। और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। 85+ स्कोर बहुत ही आराम से आपका हो जाएगा अगर आप इन क्लासों को देख लेते हो तो। क्वेश्चन नंबर 101, परिवहन उद्योग के क्षेत्र में एआई का योगदान है। तो एआई का क्यों योगदान होता है? एआई के बारे में हमने बताया था, एआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी में कहते हैं, और एआई को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, यातायात प्रबंधन में मदद होती है इससे, इसका योगदान है एआई का। अनुकूलित रूटिंग में, लॉजिस्टिक्स में, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। परिवहन उद्योग के क्षेत्र में एआई का योगदान बहुत व्यापक रहा है। समाधानों में स्वायत्त पहल, यातायात प्रबंधन, अनुकूलित रूटिंग और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं, जिससे वाहनों और ड्राइवरों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। परिवहन का निर्माण एआई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वाहनों में स्थापित उपकरणों से उत्पन्न डेटा का उपयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, बुद्धिमान परिवहन प्रणाली में एआई से क्या फ़ायदा है? तो एआई से इसमें क्या फ़ायदा है? बुद्धिमान परिवहन प्रणाली में एआई से क्या फ़ायदा? तो पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाना, यानी पर्यावरण प्रदूषण जो है उस पर अंकुश लगाना, इससे यह फ़ायदा है। बुद्धिमान परिवहन प्रणाली में एआई से फ़ायदा यह है कि पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। बुद्धिमान परिवहन प्रणाली में एआई की भूमिका वायु में प्रदूषक तत्वों की पहचान करना है। इस प्रणाली में समस्या यह है कि अप्रत्याशित यातायात भीड़ की संभावना बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 103, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा एआई का अनुप्रयोग किस रूप में किया जाता है? जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम है, इसकी बसें भी चलती हैं जिन्हें रोडवेज कहा जाता है। तो इनके द्वारा एआई का अनुप्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो टक्कर रोधी प्रणाली के रूप में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा एआई का अनुप्रयोग टक्कर रोधी प्रणाली के रूप में किया जाता है। और इस प्रणाली के माध्यम से बीप द्वारा 180 मीटर के दायरे में वस्तुओं के लिए ड्राइवर की निरंतर निगरानी होती है। पथ दिशा एआई ऐप का अनुप्रयोग पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत के भीतर माल परिवहन के दो प्रमुख साधन क्या हैं? यानी जो जिनसे हम माल ढो सकते हैं, ऐसे भारत के भीतर दो प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो रेल और सड़क, यानी सड़क के माध्यम से और रेल के माध्यम से। यानी सबसे ये जो दो हैं ये प्रमुख साधन हैं। आपको बता दूं दोस्तों, रेल जो कहते हैं, रेल पटरी को कहते हैं, और सड़क पे वाहन चलते हैं, और रेल पर रेलगाड़ी चलती है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं हम। भारत के भीतर माल परिवहन के दो प्रमुख साधन रेल और सड़क परिवहन है। यानी रेल परिवहन और सड़क परिवहन है। रेल परिवहन के माध्यम से लंबी दूरी तथा बड़ी मात्रा में मालों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जाता है, जबकि छोटी दूरी के लिए सड़क यातायात का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर तुम्हें ज़्यादा दूरी कवर करनी है या माल दूर पहुंचाना है तो आप रेल परिवहन का यूज़ करोगे, और अगर कम दूरी पर जाना है तो आप सड़क परिवहन का यूज़ करोगे। ये भारत के भीतर की बात चल रही है। कभी आप मतलब भारत के बाहर भी समझ लो, क्योंकि भारत के बाहर तो आपको पता है शिपिंग द्वारा जितना भी माल ढोया जाता है, आयात और निर्यात किया जाता है। यहाँ पर भारत के भीतर की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध योजना का संबंध है। प्रसिद्ध योजना जो है इसका संबंध किस चीज़ से है? तो प्रसिद्ध योजना परिवहन से।
पे इसमें आ गया, इसमें भी पे आ गया, तो प्रसिद्धि परिवहन विभाग से संबंधित है। प्रसिद्धि योजना का संबंध परिवहन विभाग से है। भारत सरकार ने अपनी तेजी से अपनाने यानी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण योजनाओं के माध्यम से गति पैदा की है, जो वर्ष 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रवेश तक पहुंचाने का लक्ष्य शामिल किया गया है। यानी भारत में 2030 तक कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगे, तो 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगे। और प्रसिद्धि योजना किससे संबंधित है? परिवहन से। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में माल परिवहन को प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। कौन सा सहायक सिद्ध हो सकता? मेक इन इंडिया, तो बिल्कुल दोस्तों। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आपको पता होगा भारत सरकार इन तीन चीज़ों पर कितना कार्य कर रही है, तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। माल परिवहन भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण रीढ़ है। इसमें मजबूती प्रदान करने में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसी मौजूदा सरकारी पहलों के लाभों को साकार करने में कुशल माल परिवहन भी एक आवश्यक भूमिका निभाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ क्या क्या हैं? कम परिचालन लागत, शून्य तेल पाइप उत्सर्जन और कर और वित्तीय लाभ यानी टैक्स वगैरह की भी जो है छूट मिल जाती है जो भी इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन एक बार अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने की लागत समकक्ष पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में बहुत कम है। यानी जो आप पेट्रोल और डीजल वाले वाहन चलाते हो उसकी तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने की जो लागत है वो काफ़ी कम है। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने से आपको अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि शून्य तेल पाइप उत्सर्जन होगा। यानी जो कार्बन का जो उत्सर्जन डीजल पेट्रोल वाले वाहन करते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में कम है। यानी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जो रोड टैक्स होता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पेट्रोल डीजल वाहनों की तुलना में बहुत कम लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश भर में लगभग कितने सड़क परिवहन कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है? तो दोस्तों सही आंसर है 1300। देखिए वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय लगभग 1300 सड़क परिवहन कार्यालयों को कंप्यूटरीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है, यानी डिजिटल की तरफ लेके जा रहा है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, पंजीकरण प्रमाण पत्र जिसे आरसी कह देते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस डीएल कौन जारी करता है? तो भाई आरटीओ जारी करता है। आपको पता भी होगा, आप कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए होगे तो आप तहसीलदार के पास नहीं जाते, आप परिवहन मंत्री के पास नहीं जाते, आप एसएचओ के पास नहीं जाते, आप आरटीओ ऑफिस में जाते हो, आरटीओ के पास। देखिए आरटीओ पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करती हैं, जो अनिवार्य आवश्यकताएं कुछ प्रावधानों और अनुभूतियों के अधीन पूरे देश में मान्य हैं। यानी जो आपके पास डीएल होगा वो पूरे देश में मान्य होगा, आप कहीं भी आरटीओ से बनवाओगे किसी भी राज्य में। तो क्वेश्चन नंबर 110, वाहन व सारथी सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है? वाहन व सारथी सॉफ्टवेयर का संबंध, तो आपको पता होगा भाई सारथी ऐप के माध्यम से आज के समय में डीएल के लिए अप्लाई किया जाता है। और वाहन व सारथी सॉफ्टवेयर वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इन दोनों का संबंध है। तो ए एंड बी दोनों ऑप्शन सी हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को वाहन पंजीकरण के लिए वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी सॉफ्टवेयर को मानकीकृत और तैनात करने तथा राज्य रजिस्टर व राष्ट्रीय रजिस्टर में सभी राज्यों के वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में डेटा संकलित करने का काम सौंपा है। क्वेश्चन नंबर 111, किस अधिनियम के तहत वाहनों के अनिवार्य कार्यात्मकताओं को पकड़ने के लिए वाहन और
सारथी एप्लीकेशन की संकल्पना की गई थी? तो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाहन और सारथी की संकल्पना 36 राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप मुख्य उत्पाद में अनुकूलन के साथ साथ, दोस्तों ये 36 राज्य नहीं, राज्य प्लस यूटी है। अनुकूलन के साथ साथ केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के साथ साथ राज्य मोटर वाहन नियमों द्वारा अनिवार्य कार्यात्मकताओं को पकड़ने के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 112, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का क्या उद्देश्य है? परिवहन विभाग के साथ साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, ये भी सही पॉइंट है। समय समय पर सरकारी नीतियों का त्वरित कार्यान्वयन, तो सही पॉइंट है। अन्य सरकारी विभागों तक वाहन या डीजल संबंधी जानकारी की त्वरित पहुंच, ये भी राइट है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अपने विजन, मिशन और उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में लगातार नागरिकों को बेहतर सेवा पहुंच प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 113, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब प्रवर्तन में आया था? तो 1989 में। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 1 जुलाई 1989 को प्रवर्तन में आया, यानी लागू हुआ। दोस्तों, कोई भी अधिनियम जब आता है तो अधिनियम जब पास हो जाता है तो उसके बाद में लागू होता है। तो ज़्यादातर जो अधिनियम होते हैं वो 1 साल बाद लागू होते हैं। जैसे 1988 में कोई अधिनियम पारित हो गया तो वो लागू जो हुआ वो 1989 में हुआ। कोई भी अधिनियम देखो, 2000 में आया हुआ अधिनियम 2001 में लागू होता है। ज़्यादातर की बात मैं कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा, पर ज़्यादातर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर आपने पॉलिटी वगैरह पढ़ी होगी या फिर आप पढ़ रहे होगे, अगर यूपीएसआई की तैयारी आप में से कुछ कर रहे होगे तो आपको इस बारे में जानकारी होगी कि किस तरीके से जो है ये अधिनियम से संबंधित वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं ना। तो अधिनियम लागू कब होता है, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि 1 साल बाद वो लागू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस की बात की गई है? तो धारा 3 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक मोटर वाहन नहीं चलाएगा जब तक कि उसके पास वाहन चलाने के लिए अधिकृत किया गया प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस न हो। यानी उसके पास प्रभावी डीएल ना हो तब तक वो वाहन नहीं चलाएगा। बाकी तो आपको पता ही है कि अगर कोई वाहन चलाता है तो उस पर जुर्माना पड़ेगा। कितना जुर्माना पड़ेगा वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं। और जो भी क्वेश्चन धाराओं से संबंधित मैंने कराए हैं ना अभी तक, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो आप उसे कर जाओगे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। पर इतना है कि जो भी धाराएं मैंने पढ़ाई हैं इन धाराओं को आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत परिभाषाएं दी गई हैं? तो धारा 2। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 116, अनुकूलित वाहन का अर्थ क्या होता है? तो विशेष रूप, डिजाइन व निर्मित वाहन, शारीरिक दोष या विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। तो अनुकूलित वाहन ऐसा वाहन होता है जिस वाहन में अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आपको बेहतर लगे, आपकी अनुकूलता के अनुसार उसमें आपको बैठने की सुविधाएं, आपको हर चीज़ की सुविधा मिले, उसे ही अनुकूलित वाहन कहते हैं। आपको कोई परेशानी है पर उस वाहन में आपको परेशानी दिखाई ना दे अपनी, उसे अनुकूलित वाहन कहते हैं। अनुकूलित वाहन का अर्थ एक मोटर वाहन है जिसे या तो विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है या जिसमें किसी शारीरिक दोष या विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिए धारा 52 की उपधारा 2 के तहत परिवर्तन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 117, एग्रीगेटर का अर्थ है? तो परिवहन के उद्देश्य से यात्री को ड्राइवर से जुड़ने का स्थान। देखिए, एग्रीगेटर का अर्थ परिवहन के उद्देश्य से किसी यात्री को ड्राइवर से जुड़ने के लिए एक डिजिटल मध्यस्थ
या बाजार स्थान? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, ड्राइविंग लाइसेंस का अर्थ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 में। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस का अर्थ अधिनियम की धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। जो डीएल होता है एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, यानी आरटीओ ही जारी करता है जो डीएल को। क्वेश्चन नंबर 119, ई कार्ट और ई रिक्शा के संबंध में प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में उल्लेखित है? तो धारा 2A। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2A में ई कार्ट यानी इलेक्ट्रिक कार्ट और इलेक्ट्रिक रिक्शा के संबंध में उल्लेख किया गया है। कहीं पर भी अगर आपको ई दिख जाता है और उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो ई का मतलब इलेक्ट्रिक होता है। क्वेश्चन नंबर 120, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2B का संबंध किससे है? तो नवाचार को बढ़ावा देने से। धारा 2B का संबंध नवाचार को बढ़ावा देने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 121, कितने वर्ष से कम कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा? तो भाई 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा। आपको पता होगा कि जो डीएल के लिए जब आप अप्लाई करते हो ना, सबसे पहले तो लाइट ही बनता है। तो लाइट के लिए आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, और अगर डीएल नहीं होगा तो सार्वजनिक प्लेस पर आप मोटर वाहन नहीं चला सकते। तो 18 साल होना चाहिए। अगर आप चाहते हो क्या आपके पास लाइट है और आप अब हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज 20 वर्ष होनी चाहिए। और अगर बिना गियर वाली आप बाइक चलाते हो तो उसके लिए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा उसके लिए भी, और आपकी एज 16 वर्ष होनी चाहिए अगर बिना गियर वाली मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हो तो 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा, क्योंकि उसके पास डीएल नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 122, दिए गए विकल्पों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो माँ दुर्गा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है, ये सही है। पूर्वांचल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल लखनऊ में, ये भी सही है। संगम मोटर ट्रेनिंग स्कूल लखनऊ, ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है। हिंदुस्तान मोटर ड्राइविंग स्कूल आगरा में नहीं बल्कि लखनऊ में अवस्थित है। शेष सभी विकल्प सही हैं। ये जो 4 चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं बस इनको पढ़ लेना, बाकी इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं अगर क्वेश्चन में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो। बाकी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं यहाँ से। 123वां क्वेश्चन, मोटर वाहन या संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था? 2019 में। भारत में सड़क दुर्घटना के रोकथाम संबंधी नियमों को और कठोर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में लागू किया गया था। इससे पहले 1988 में लागू हुआ था, उसके बाद 2019 में लागू हुआ। 2019 के बाद अभी तक कोई लागू नहीं हुआ ऐसा अधिनियम, संशोधन अधिनियम। क्योंकि अब जो मतलब अधिनियम आते हैं तो उनमें संशोधन होता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है तो संशोधनों के माध्यम से उन्हें सुधारा जाता है। जैसे कि 1988 में जो कमियां रह गई वो 2019 में सुधारी गई, जो पेनल्टी कम पड़ रही थी वो 2019 में बढ़ाई गई। तो यही चीज़ें होती हैं, नए अधिनियम नहीं बनते, बस उनमें संशोधन चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 124, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 किस तिथि को संपूर्ण देश में लागू हुआ? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ था। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को 1 सितंबर 2019 से पूरे देश में लागू किया गया था। 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर इस अधिनियम को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 125, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में न्यूनतम मुआवजे को मृत्यु की स्थिति में कितने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मृत्यु की स्थिति में न्यूनतम मुआवजा 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ बढ़ते हैं।
गुड समैरिटन क्या है? तो गुड समैरिटन, ये तो 2-3 प्रैक्टिस सेट में लगातार यहाँ से क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, इसका पता होगा। तो वह व्यक्ति जो दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार गुड समैरिटन वह व्यक्ति होता है जो किसी दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा या गैर चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। देखिए, गुड समैरिटन व्यक्ति को जो है नेक व्यक्ति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, ड्राइविंग स्कूल क्या सुनिश्चित करने में मदद करता है? तो कुशल, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार ड्राइवर बनाने में। पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। धन अर्जित करने में नहीं करता, दूसरे की मदद के लिए नहीं करता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी आप ड्राइविंग स्कूल में जाओगे सीखने के लिए तो आपको वहाँ कुशल बनाया जाएगा, आत्मविश्वासी बनाया जाएगा और जिम्मेदार ड्राइवर बनाने में मदद करेगा। तो एक ड्राइविंग स्कूल यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप एक कुशल, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार ड्राइवर बने। क्वेश्चन नंबर 128, एक चालक को ड्राइविंग के समय किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है? एक चालक को ड्राइविंग के समय किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है? तो पहाड़ी इलाकों को पार करना पड़ सकता है। तो भाई बिल्कुल करना पड़ सकता है पहाड़ी इलाकों को। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप ये थोड़ी है प्लेन में ही ड्राइव करोगे, आपको पहाड़ों में जाना होगा, वहाँ पर भी ड्राइव करोगे तो उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। बारिश या कोहरे से गुजरना पड़ सकता है, तो बिल्कुल बारिश में भी ड्राइव करना पड़ सकता है आपको, कोहरे में भी ड्राइव करना पड़ सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। बहुत से लोग विभिन्न परिस्थितियों में गाड़ी चलाने में सहज महसूस करते हैं, हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जहां वे सहज महसूस नहीं करते हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक पेशेवर ड्राइवर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 129, एक पेशेवर ड्राइविंग स्कूल क्या कर सकता है? जो एक पेशेवर ड्राइविंग स्कूल है वो क्या कर सकता है? तो कार चलाना सीखने की बुनियादी बातों से परिचित होने में आपकी सहायता करें, तो सही है। एक संगठित पाठ्यक्रम संरचना और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से सहायता मिलेगी, तो कुछ ऐसा इसका लॉजिक है नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर आपको कार सीखने के लिए आप गए हो पेशेवर ड्राइविंग स्कूल में, और वहाँ पर आपको बुनियादी बातें सिखाई जाएंगी जिनसे आप कार चलाना सीख सको और आगे आप जो है दुर्घटना में ऐसे ना फंसो, या फिर बेहतर तरीके से आप ड्राइव करना सीख सको। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा इन विकल्पों को देखते हुए। ड्राइविंग एक जटिल कौशल है, यानी ड्राइविंग एक जटिल कौशल माना गया है, क्या ड्राइव हर कोई नहीं कर सकता? तो ये बात सही है, उसके लिए सीखना पड़ता है, इसलिए इसके लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जो कि पेशेवर ड्राइविंग स्कूल द्वारा ही संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 123, एक अच्छा ड्राइविंग स्कूल किस प्रकार से एक प्रशिक्षु की मदद करता है? तो जिम्मेदार ड्राइवर बनाने में, तो बिल्कुल आवश्यक कौशल सिखाने में, ये भी सही हो जाएगा। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में, तो बिल्कुल, यानी वो आपको ये बताएंगे कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो ये सुनिश्चित होनी चाहिए कि लोगों की सुरक्षा हो सके, आपके द्वारा किसी की दुर्घटना ना घटे, तो ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। एक अच्छा ड्राइविंग स्कूल एक सुरक्षित व जिम्मेदार ड्राइवर बनाने में मदद करता है। जो एक अच्छा ड्राइविंग स्कूल होता है तो आपको एक सुरक्षित और एक जिम्मेदार ड्राइवर बनाने में मदद करेगा अगर आप वहाँ सीखने जाते हो तो। तथा यहाँ पर इसके साथ साथ गाड़ी चलाने के लिए आवश्यक कौशल भी सिखाया जाता है, यानी गाड़ी चलाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, ड्राइविंग स्कूल का व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आवेदक की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर दे रखा है 21 वर्ष होनी चाहिए इन ऑप्शन को देखते हुए। ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए आवेदक की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको सीखने के लिए बात नहीं चल रही। आप अगर सीखना जाना चाहते हो तो आपकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए, पर अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां पर लोग आके सीखें, मुझसे कोचिंग लें, तो आप जब उस व्यवसाय को शुरू करोगे तो आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए।
तो ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए आवेदक की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति कम से कम हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की हो। यानी अगर आप प्रशिक्षण दे रहे हो तो कम से कम आपने हाई स्कूल पास किया हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 132, सड़कों पर यातायात बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति, आवागमन की बढ़ती जरूरतें। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। आर्थिक विकास, तकनीकी और यातायात की बढ़ती ज़रूरतों के कारण सड़कों पर यातायात बढ़ा है, जिसके कारण जाम की बारंबारता बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 133 है, सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है? तो अनुचित और अत्यधिक गति। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं तो अनुचित या ज़्यादा तेज़ गति से वाहन चलाने से हो जाती हैं। शराब पीकर वाहन चलाना ये भी गलत है, तो इससे अगर आप शराब पीकर वाहन चलाओगे तो दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है ये यातायात का कमज़ोर नियमन और प्रवर्तन। यानी अगर यातायात के नियम कमज़ोर रह गए तो भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी हमारा सही हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों में सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए बहुआयामी रणनीति लागू करने हेतु एक कार्य योजना का प्रारूप वितरित किया है, जिससे सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 134, 2023 में कौन सा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है? तो 34वां। देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष 11 से 17 जनवरी के मध्य मनाया जाता है। 2023 में 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। और अभी 2025 में कौन सा मनाया गया है? तो 36वां मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 135, 34वें सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 की थीम क्या थी? तो स्वच्छता व सड़क सुरक्षा इसकी थीम थी। 34वें सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 की थीम स्वच्छता व सड़क सुरक्षा थी। पिछले वर्ष यह थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थी। दोस्तों, ये जो 2023 की थीम दे रखी है 34वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ तक से ही पूछा जाएगा, इससे आगे का नहीं पूछा जाएगा। उसका कारण ये है, जब आपके फॉर्म निकले थे तो उस टाइम तक की चीज़ें ही पूछी जाती हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, करंट के रूप में पूछी जाती हैं, कि आपको लगता होगा कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले चीज़ें पूछ ली गई हैं। तो दोस्तों, वो 2 महीने पहले नहीं, वो तो अगर 2 साल बाद भी एग्ज़ाम दोगे तो भी इसी तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। कोई दिवस हो गया मनाने के लिए या कुछ हो गया, तो वो तो आपसे पूछी जा सकती हैं। पर आपका एग्ज़ाम जो है, ये फॉर्म निकले थे 2023 में, उस आधार पे ये किताब बनी हुई है। और किताब में जिस तरह से ये क्वेश्चन दे रखे हैं उसी तरीके से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। और उम्मीद तो यही है 99.99% कि भाई यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 0.1% तो कुछ भी हो सकता है, क्या कुछ क्वेश्चन क्या बाहर निकल जाए, पर मुझे तो उम्मीद नहीं है कोई भी क्वेश्चन बाहर निकलेगा। और बाहर निकलेगा भी ना तो उसे भी आप कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 136, वाहन चालक की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? जो वाहन चालक होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? उसके पास एक मान्य ड्राइविंग लाइसेंस हो, वाहन पंजीकृत होना चाहिए, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें। तो उपयुक्त सभी, यानी ये जो भी शर्तें हैं, ये सारी जिम्मेदारियां वाहन चालक की होनी चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लेते हैं। एक जिम्मेदार ड्राइवर के लिए यह आवश्यक होता है कि चालक अपनी जिम्मेदारियों को समझे तथा सरकार द्वारा निर्धारित मानक का सुनियोजित तरीके से पालन करे। क्वेश्चन नंबर 137, एक व्यावसायिक ड्राइवर को वाहन चलाते समय किन आवश्यक दस्तावेजों को रखना पड़ता है? तो डीएल रखना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी रखना पड़ेगा, आरसी जो होती है, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र तथा बीमा पत्र ये रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी उपयुक्त तो सभी चीज़ें एक ड्राइवर को रखनी पड़ेंगी अगर एक व्यावसायिक ड्राइवर है तो। चालक को सभी दस्तावेज को अपडेटेड रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त ड्राइवर को सड़क के नियमों और विनियमों से उसे अच्छी तरह परिचित होना चाहिए।
यानी जो सड़कों के नियम है उनसे अच्छे तरीके से परिचित उसे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138, ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता कितने दिन की होती है? तो 20 वर्ष की। ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए तारीख से 20 वर्ष तक या 50 साल की उम्र होने तक की अवधि के लिए लाइसेंस की मान्यता होती है। 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए यह मान्यता केवल 5 साल के लिए दी जाती है। यानी अगर आप 50 वर्ष के हो चुके हो और आप फिर डीएल के लिए अप्लाई करते हो तो आपका 5 साल चलेगा, 5 साल बाद फिर रिन्यू कराना पड़ेगा उसे। क्वेश्चन नंबर 139, किस प्रकार के वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है? तो गियर या बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, तो बिल्कुल दोस्तों मैंने बताया था बिना गियर वाली के लिए अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो एज 16 वर्ष होनी चाहिए और गियर वाली का बनवाना चाहते हो तो 18 वर्ष एज होनी चाहिए। परिवहन गाड़ी होगी, 3 पहिया वाली गाड़ी, सभी के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जिसके पास मान्य ड्राइविंग लाइसेंस है वह एक या एक से अधिक प्रकार के वाहन चला सकता है। यानी दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कार का लाइसेंस है तो आप बाइक नहीं चला सकते। मतलब जो भी लाइट व्हीकल है वो सब चला सकते हो। आपको पता होगा कार चलाने के लिए और बाइक चलाने के लिए अभी तो एक ही लाइसेंस आने लगा है, एलएमवी बोलते हैं, लाइट मोटर व्हीकल। पर अगर आप चाहते हो, कार का लाइसेंस है एलएमवी और आप चाहते हो कि आप ट्रक चलाओ, बड़े वाहन चलाओ, तो वो नहीं चला सकते आप। उसके लिए हैवी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 140, फॉर्म नंबर 9 में प्रार्थना पत्र किस लिए दिया जाता है? तो किस लिए दिया जाता है भाई फॉर्म नंबर 9 में प्रार्थना पत्र? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। एक वैध वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक होता है। इसे प्राप्त करने के लिए फॉर्म नंबर 9 के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141, लाइसेंस के खो जाने पर डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं? पुलिस स्टेशन में लिखित रिपोर्ट, बिल्कुल। फॉर्म नंबर 6 में निवेदन पत्र बने, ये भी सही है। उम्र व पता प्रमाण पत्र दें, ये भी सही है। उपयुक्त सभी यानी सही हो जाएगा। अगर आपके पास आपका जो लाइसेंस है वो खो चुका ओरिजिनल और आप चाहते हो आप डुप्लीकेट बनवाओ, तो दोस्तों डुप्लीकेट भी मैं आपको ये बता दूं वो भी आरटीओ से बनेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बनवा लोगे। तो लाइसेंस खो जाने पर पुलिस थाने में तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि कमर्शियल लाइसेंस है तो ट्रैफिक पुलिस से एक चालान क्लियरेंस रिपोर्ट प्राप्त करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 142, ड्राइविंग करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? ड्राइविंग करते समय सभी दरवाजे अंदर से लॉक करें, तो बिल्कुल। स्थानीय पुलिस, एम्बुलेंस और फायर स्टेशन के टेलीफोन नंबर अपने पास रखना चाहिए, भी बिल्कुल। रात के समय आवश्यक होने पर ही चलें, तो बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। गाड़ी व यात्रियों को सुनिश्चित रखना ड्राइवर का पहला कर्तव्य होता है, इसलिए ड्राइवर को उपयुक्त विकल्प का ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस अनुसूची में समरूप सड़क संकेतों को निर्धारित किया गया है? तो अनुसूची 1 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की अनुसूची 1 में समरूप सड़क संकेतों को निर्धारित किया गया है, जो वृहत रूप से इन सड़क संकेतों की आकृति और आकारों का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय 2 का अनुच्छेद 6 किसे परिभाषित करता है? तो सड़क संकेत की कार्य प्रणाली को। मोटर वाहन अधिनियम के अनुच्छेद 6 प्राथमिक रूप से सड़क संकेतों को स्थापित किए जाने की कार्य प्रणाली को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 145, नीले रंग के गोले से क्या संकेत मिलता है? आदेशात्मक अनुदेश। नीले रंग के गोले से आपको आदेशात्मक अनुदेश मिलेगा। नीले रंग के गोलाकार संकेत आदेशात्मक अनुदेश प्रस्तुत करते हैं। जो साइन बोर्ड वाले मैंने क्वेश्चन थे वो सभी आपको करा दिए हैं। 25-26 क्वेश्चन थे, वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, नीले रंग के आयताकारों का प्रयोग सड़क परिवहन में किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है सूचना के लिए। देखिए, नीले रंग के आयताकारों का प्रयोग सूचनात्मक संकेतों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147, सभी त्रिकोणीय संकेत किस रंग के होते हैं? सभी त्रिकोणीय संकेत किस रंग के होते हैं? तो लाल रंग के होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48, परिवहन सेवा में प्रस्तुत लाल रंग का अष्टभुज किसका संकेत करता है? तो रुकने का। परिवहन सेवा में प्रयुक्त लाल रंग के अष्टभुज से वाहन को रुकने का संकेत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 149, उल्टा लाल रंग के त्रिकोण से संकेत मिलता है तो मार्ग देने के लिए। देखिए, आकार व रंग के नियमों के कुछ अपवाद भी हैं। उल्टा लाल रंग का त्रिकोण वाहन को मार्ग देने का संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 150, यातायात चिन्हों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो व्यक्ति को क्या करना है, तो ये सही है। क्या नहीं करना, ये भी बिल्कुल सही है। यानी यातायात चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा जब आपने सफ़र किया होगा तो रोड के किनारे साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर साइन बोर्ड का मतलब होता है कि आपको क्या करना चाहिए इन साइन बोर्ड के मुताबिक और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए, जैसे कि कहीं पर होता है इस तरीके से चिन्ह होता है तो इसका मतलब होता है कि भाई बाएं की तरफ चलो। मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। और कहीं पर इस तरीके से दे रखा तो कि सीधे चलते रहो, रुको मत ना। और अगर दे रखा इस तरीके से दे रखा तो इसका मतलब है कि यू टर्न ले सकते हो आप। इस तरीके के साइन बोर्ड होते हैं। और अगर इस तरीके से दे दिया इन्होंने, इस यू टर्न पे इस तरीके से कर दिया तो इसका मतलब है कि आप यू टर्न नहीं ले सकते। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो यातायात चिन्हों का प्रयोग इसलिए किया जाता है। तो सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए चिन्हों का पालन करना अनिवार्य होता है और ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और बाकी मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट में। जो हमारा कल प्रैक्टिस सेट होगा वो इस सीरीज़ का लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। उसके बाद में जो है मॉक टेस्ट चलने वाले हैं। 150 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट चलेंगे और 1 घंटे में 150 क्वेश्चन फिनिश। यानी कि बस आप उन मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेंड करना, वो यूट्यूब पर ही चलेंगे। धन्यवाद।